आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WHO ने भारत की आशा को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स रूप में मान्यता दी है। आशा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सफल मितानिन कार्यक्रम पर आधारित था। उनके पास एक निश्चित वेतन और पेंशन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आशा कार्यकर्ता समुदाय के भीतर से स्वयंसेवी हैं, जिन्हें जानकारी प्रदान करने और सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के लाभों तक पहुंचने में लोगों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। WHO ने भारत के 10.4 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा को वैश्विक स्वास्थ्य नेताओं के रूप में मान्यता दी है। आशा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सफल मितानिन कार्यक्रम पर आधारित था, जिसमें एक सामुदायिक कार्यकर्ता 50 घरों की देखभाल करता है। क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवक माना जाता है, इसलिए सरकारें इन्हें वेतन और पेंशन। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने वर्षों के बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को प्रदान किया गया है? ए 58, बी 66, सी 64, डी 59। 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 वर्षों के बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को प्रदान किया गया था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एक वार्षिक पुरस्कार है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के शासन में ईमानदारी, लोगों के लिए साहसी सेवा और एक लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया है। पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के तरल नैनो डी अमोनिया फास्फेट DAP को लॉन्च किया है। नैनो DAP को इफ्को द्वारा किसके सहयोग से संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है? ए टाटा केमिकल्स, बी चंबल उर्वरक, सी संयुक्त फास्फोरस, डी कोरोमंडल। नैनो DAP को संयुक्त रूप से एक निजी समूह कोरोमंडल के सहयोग से इफ्को द्वारा निर्मित है, जिसे इफ्को ने मई 2021 में नैनो यूरिया लॉन्च किया था। यह न केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि यह भारत को उर्वरक उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाएगा। नैनो डाई अमोनिया फास्फेट DAP का निर्माण इफ्को द्वारा किया गया है। मार्च 2023 तक नैनो यूरिया की लगभग 6.3 करोड़ बोतलों का निर्माण किया जा चुका है। लिक्विड इफ्को के नैनो DAP में पारंपरिक दानेदार बैग की तुलना में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस के मुकाबले 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होगा। पारंपरिक DAP के 50 किलो के बैग की जगह ले सकता है। नैनो DAP किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में भी मदद करेगा। इफ्को द्वारा 2025-26 तक नैनो DAP की 18 करोड़ बोतलों का निर्माण किए जाने की संभावना है। यह 90 लाख टन पारंपरिक DAP की खपत को कम करने में मदद करेगा। रेबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक पागल जानवर के लार में मौजूद DNA वायरस के कारण होता है। सरकार ने 2030 तक भारत से इसके खात्मे का संकल्प लिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। रेबीज एक टीका रोकथाम योग्य जूनोटिक वायरल बीमारी है। यह एक राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA वायरस के कारण होता है, जो एक पागल जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। यह एक संक्रमित जानवर के काटने के बाद अनिवार्य रूप से फैलता है, जिससे घाव में लार और वायरस का जमाव होता है। नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज लगभग 100% घातक है। सरकार ने 2030 तक भारत से डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन NAPRI के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, जिसे विश्व नृत्य दिवस भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 28 अप्रैल, बी 30 अप्रैल, सी 29 अप्रैल, डी 25 अप्रैल।
हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे विश्व नृत्य दिवस भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या विश्व नृत्य दिवस उत्सव उन लोगों के लिए है जो नृत्य के मूल्य और महत्व को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद द्वारा प्रचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत पहली बार 1982 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी बैले मास्टर और नृत्य के एक महान सुधारक जीन जॉर्जेस नॉर्वे का जन्म 1727 में हुआ था, इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हनले गांव में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व अब तैयार है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हनले गांव कहां पर स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी अंडमान और निकोबार, डी सिक्किम। लद्दाख के हनले गांव में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व अब तैयार है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हानले ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में 6 बस्तियों के समूह में 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला रिजर्व दुनिया में अपनी तरह के कुछ में से एक है, जो रात के आसमान का शानदार दृश्य पेश करेगा। इस बीच उत्तराखंड में बेनीताल को भारत के पहले एस्ट्रो गांव के रूप में विकसित करने के लिए काम जोरों पर है। समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेनीताल अपने कम प्रकाश प्रदूषण और न्यूनतम मानव गतिविधि के साथ रात के आकाश का एक अबाधित दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसे डार्क स्काई पार्क के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। विभाग ने परियोजना के लिए कुल 5 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है और प्रशासन को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसने गढ़वाल विकास मंडल निगम को बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप किस देश के स्टार्टअप ने दुनिया की पहली निजी लूनर लैंडिंग के लिए हकोतो आर मिशन 1 M1 अंतरिक्ष यान तैयार किया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी यूरोपियन यूनियन। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन से केवल सरकार के नेतृत्व वाले मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरे हैं। M1 लैंडर टोक्यो स्थित फर्म आई स्पेस द्वारा बनाया गया है। M1 को 11 दिसंबर 2022 को फ्लोरिडा के कैप कैनरावेल से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया गया था। 21 मार्च को इसने चंद्र कक्षा में प्रवेश किया था। क्या हो सकती है अन्य तारीख? पहला निजी मिशन स्पेस IL द्वारा संचालित इजराइल के बेरेसिट लैंडर द्वारा किया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं था। 11 अप्रैल 2019 को लैंडिंग के दौरान संचार खो गया था। अब जापानी फर्म आई स्पेस द्वारा संचालित दूसरा निजी चंद्रमा मिशन होकोतो आर पूरी तरह से तैयार है। वैकल्पिक लैंडिंग तिथियां 26 अप्रैल, 1 मई और 3 मई हैं। इसका लैंगमुयर प्रोब चंद्रमा के प्लाज्मा का अध्ययन करेगा और यह समझाने का प्रयास करेगा कि चंद्रमा की धूल इतनी चिपचिपी क्यों है। एक चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिनों के मिशन अवधि के साथ रोवर चंद्रमा की सतह पर गतिशीलता का भी अध्ययन करेगा और यह भी अध्ययन करेगा कि विभिन्न सतहें चंद्र ग्रहों के साथ कैसे संपर्क करती हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी परमाणु खतरा पाए, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग है। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा साझेदारी में विकसित किया गया है। NTI एक गैर लाभकारी वैश्विक सुरक्षा संगठन है जो मानवता को जोखिम में डालने वाले परमाणु और जैविक खतरों को कम करने पर केंद्रित है। किस जिले को अपना अभिनव न्यू एज लर्निंग सेंटर NALC के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार मिला है? ए कामेंग, बी तवांग, सी इंदौर, डी चांगलांग। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग भारत के सबसे पूर्वी जिले ने अपने अभिनव न्यू एज लर्निंग सेंटर NALC के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
प्रधानमंत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। NALC एक लचीला भविष्यवादी आराम से सीखने का स्थान सह पुस्तकालय है जिसे मियाओ उपमंडल कार्यालय के एक हिस्से में स्थापित किया गया है ताकि सभी आयु वर्ग के लोग अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को सीख सके और उसमें सुधार कर सके। NALC का फोकस फ्री वाईफाई के जरिए ई लर्निंग, टेबलेट्स के जरिए ऑनलाइन ट्रेनिंग, किंडल के जरिए ई रीडिंग आदि पर भी है। NALC परियोजना 2016 में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस बार विभिन्न श्रेणियों में 13 नौकरशाहियों को PM अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फेमा को 1973 की विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा को बदलने के लिए 1999 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्तमान में फेमा के नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है जिसके लिए कड़ी सजा दी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा संसद के एक अधिनियम द्वारा लागू हुआ। यह 29 दिसंबर 1999 को अधिनियमित किया गया था। फेमा ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 नामक एक अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। यह नया अधिनियम विश्व व्यापार संगठन WTO के ढांचे के अनुरूप है। फेरा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का संरक्षण था जबकि फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का प्रबंधन है। अगर फेरा के नियमों का उल्लंघन होता था तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था जबकि फेमा के नियमों में इसे सिविल ऑफेंस माना जाता था। इसी तरह फेरा उल्लंघन के आरोपी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई जबकि फेरा में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।